एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे सी सेट स्ट्रैटेजी की बात करना चाहता हूँ। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखा कि सी सेट स्ट्रैटेजी के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, तो ये उसी के बारे में है और ये मेरे लिए वर्क किया। हो सकता है आपके लिए स्ट्रैटेजी काम करे या नहीं करे, तो हर आदमी को अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 33% मार्क्स आपको चाहिए इसमें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको 45% मार्क्स चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप यूपीएससी में किसी भी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो सकते कि आंसर सही है। खास तौर पे आपके जो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, वो काफी क्वेश्चंस जो है एम्बिगुअस होते हैं। तो अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो आप कभी भी श्योर नहीं हो पाएंगे कि ये आंसर शायद सही है गलत है। तो थोड़ा सा आप जो है बैकअप लेकर के चलिए, कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और टारगेट बनाइए कि 45% के अराउंड आपको करना है। दूसरा क्या है कि जो पर्सन्स सीसैट में काफी अच्छे हैं, ठीक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा सा उनका जो है सीसैट में एक एज होता है। लेकिन मैं उन लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे हैं तो कभी भी आप अपना ईगो मत पालें। अगर कोई क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो मेरे से हो सकता है, लेकिन फिर आप कैलकुलेशन करने बैठे और वो क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप डिमोरलाइज मत होइए। ना ही उस क्वेश्चन के पीछे पड़िए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कोई नोबेल प्राइज मिलना है। आप उस क्वेश्चन को लीव कर दें अगर वो टाइम ले रहा है तो। पासिंग एग्जाम इज द ओनली गोल। तो अवॉइड दीज क्वेश्चंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर आप फंस भी गए हैं तो बीच में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो ये जरूर इंश्योर करें कि क्वेश्चन को रीवेरीफाई करें, आप आंसर को फिर से रीवेरीफाई करें। क्योंकि सीसैट में आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं है, आपको कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, आपके पास टाइम है। इसलिए आप जो करें एक्यूरेसी उसकी मेंटेन करें। रीवेरिफिकेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से दे रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। जैसे GS1 में होता है, वैसे GS2 में या सीसैट पे भी होता है। आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे मुझे एडिटोरियल पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या होगा? पैसेज रीडिंग। हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो, तो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी ना हो, लेकिन लॉजिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आपके लिए लॉजिकल क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करें। देखिए, बेसिकली हम लोग क्या फोकस करते हैं, जो चीजें हमें नहीं आती हम उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हमको लगता है हम उसको कवर अप कर लें। लेकिन यहां पर आपको ये याद रखना होगा कि आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है। अगर आपने 50% मार्क्स लिया है, कोई बंदा 34% मार्क्स ला रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का ही सिलेक्शन हो जाना है। इसलिए आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ एरिया पे फोकस करें, आपको जिसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेसी लगती है कि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक्सीजेंसीज के लिए मान लीजिए कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर आता है जो टफ हो जाता है, जो क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए हैं वो टफ हो जाते हैं, उसके लिए आप दूसरे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम टाइम में आप उसकी ठीक ठाक सी प्रिपरेशन करके चले जाएं। आगे चलते हैं। देखिए, टाइम यहां पर कंस्ट्रेंट नहीं है। यूपीएससी के सारे पेपर्स में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। टाइम बहुत कम होता है, लिखना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जहां आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होती। यहां पर आपका कंस्ट्रेंट होता है एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए तो बहुत अच्छा, आपका सीसेट आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ टाइम को आपको वैल्यू नहीं देनी, आपको एक्यूरेसी को वैल्यू देनी है। ये जरूर बात याद रखें दोस्तों कि सिर्फ ये एक ऐसा पेपर है जिसमें टाइम की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी एक्यूरेसी की वैल्यू। आगे चलते हैं। स्कैन द इंटायर पेपर फर्स्ट। देखिए, ये हर पेपर में, किसी भी एग्जाम में, सिर्फ यूपीएससी नहीं, एसएससी या किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे, स्कैन द इंटायर पेपर फर्स्ट इन क्विक वे। एक जल्दी से आप जो है 2-3 मिनट लेकर के एक बार पेपर को देख लें कि उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग वाले जो एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई पहले किए थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप सीक्वेंस में चलें, सीक्वेंस में मत चलिए, आप स्ट्रॉन्ग वाले क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में चले सीक्वेंशियली, और अगर 2-3 क्वेश्चन शुरू के नहीं आए तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चंस करिए जो आपको आता है, उससे आपका प्रेशर भी रिलीज होगा। आगे चलते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये मेरी स्ट्रैटेजी है, दूसरे के लिए कोई और स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन मैं
मेरे लिए जो काम किया स्ट्रैटेजी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चंस करता था वो इस टाइप के क्वेश्चंस करता था, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन करना होता है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का कुछ डेटा दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट होते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, थोड़ा टाइम कैलकुलेशन में लगता है, लेकिन ये एक्यूरेट और फुल फ्लेश क्वेश्चन है जो आपके सही होंगे ही होंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करता था। सेकंड है, टेक द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा हो, जैसे मैंने यहाँ फिगर में दिखा रखा है, एक डाइस है जिसके 6 साइड्स हैं, उन 6 साइड्स के अलग अलग फिगर्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। अब आप देखिए इसमें बहुत आराम से आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो आप आराम से इमेजिन कर सकते हैं कि डाइस मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसमें पहले जो मेरे सामने फेस पड़ा हुआ है उसमें 1 डॉट है, उसके ऊपर 2 डॉट है, उसके पीछे 6 डॉट्स हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस भी श्योर शॉट आपको नंबर दे करके जाते हैं। थोड़ा टाइम इनमें भी लगता है, लेकिन ये श्योर शॉट आपको आंसर्स दे करके जाते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछा गया है, तो एक बार अगर आपने इमेजिनेशन कर लिया तो आप 3 क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट लॉजिकल टाइप। देखिए ये क्वेश्चंस मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि इनमें ज्यादा मेहनत नहीं होती, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना और आराम से आप कर सकते हैं। देखिए आप फिगर में देख सकते हैं LSJXVC मुंबई का एक कोड है। ठीक है, अब आप अगर इसमें देखेंगे तो L को M कर दिया गया है, मतलब एक पीछे चले गए हम। S को यहाँ पर U कर दिया गया है। ठीक है, तो वो 2 का डिफरेंस है, 2 स्टेप का डिफरेंस है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है करने में। आपको क्या करना है, सिर्फ जो है सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो भी इजी है, जैसे रेमोन और दिनेश। इसमें आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन सा कॉमन अल्फाबेट है। उस कॉमन अल्फाबेट से आपको पता लग जाएगा कि उसके करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या है। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस इजी होते हैं सॉल्व करने में, और ये भी आपको 100%, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी देते हैं अगर आप केयरफुल इन क्वेश्चंस को करते हैं। इनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस आपको केयरफुल रहना है। आगे चलते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट लॉजिकल टाइप में एक और टाइप का क्वेश्चन जो मैंने देखा था, ये 2018 का सीसैट पेपर है। ठीक है, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप। तो ये आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, आपको लेस देन ग्रेटर देन वाला काम करना है। कि पेन अगर पेंसिल से छोटा है, पेंसिल अगर बुक से छोटा है, बुक कैप से बड़ा है, तो पेंसिल बुक और कैप के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ये ईजी होते हैं। इनके अलावा जो मैंने एक फिगर में यहाँ पर फोटो नहीं डाली हुई है, वो है फोटो फ्रेम के बारे में। जैसे क्या होता है, एक फोटो लगी हुई है दीवार पे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फोटो है, ये जो आदमी देख रहा है उसके चाचा के मामा की फोटो है, तो ये पर्सन इस पर्सन से कैसे रिलेटेड हुआ जो फोटोग्राफ देख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बड़े इजी हैं, क्योंकि आप इसमें रिलेशनशिप अपना स्टैब्लिश कर सकते हैं कि भाई मेरे चाचा हैं, चाचा के वो मामा हैं। ठीक है, तो मेरे क्या हुए, 2 जनरेशन ऊपर हुए। ठीक है, तो जो भी आंसर में 2 जनरेशन ऊपर वाला होगा, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, उस आंसर को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, मॉडरेटली कंफर्टेबल हैं एडिटोरियल रीड करने में, जैसे हिंदू का हो गया या इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आप रीड कर पाते हैं, कंफर्टेबल हैं मॉडरेटली, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो आप बिग पैराग्राफ्स क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। बिग पैराग्राफ्स क्वेश्चंस क्यों मैं अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब बिग पैराग्राफ के होते हैं तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको 3 या 4 क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड दिया जाएगा। तो अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो आप 4 क्वेश्चंस में से 3 तो सही कर ही सकते हैं। ठीक है, छोटे पैराग्राफ्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बार बार पढ़ते हैं उसे, और बार बार उस पर क्वेश्चन होता है, और अगर बाई चांस वो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो वो क्वेश्चन भी गया। लेकिन यहाँ 4 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो इजी मिल ही जाने हैं। इसलिए आप हमेशा बिग पैराग्राफ्स क्वेश्चन करें, और अगर आप रीडिंग एडिटोरियल में कंफर्टेबल हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आफ्टर दिस सेलेक्ट क्वेश्चंस लाइक टाइम, डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में भी, अगर आप देखेंगे RS अग्रवाल भी उठा के देखेंगे या कोई और बुक उठा करके देखेंगे, तो मैथ्स के काफी 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी कुछ सिंपल टॉपिक्स होते हैं, जैसे टाइम हो गया,
डिस्टेंस हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जैसे क्या हुआ, एक ट्रेन है वो पोल को पार कर रही है, ट्रेन की लेंथ इतनी है तो वो कितनी देर में पार कर लेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन आपको पता है यही फॉर्मूला है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है, आपको उसको पुट करना है, वैल्यूज उसमें पुट की, आपने निकाल दिया। तो ये भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें जो श्योर शॉर्ट है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ये गारंटी होनी चाहिए कि आपके आंसर्स सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जो क्वेश्चंस मैं लास्ट में अटेम्प्ट करता था ये मेरी पॉलिसी थी, आपकी कुछ और हो सकती है। डिफिकल्ट लुकिंग कैलकुलेशंस, अगर मुझे लगता था कि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या फिगर ये बहुत खतरनाक टाइप का दिख रहा है, तो मैं उसको फर्स्ट इंस्टांस में छोड़ देता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपको करने नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक फिगर बना रखा है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स डज दिस फिगर हैव। अब आप देखिए ट्राइंगल आप गिनते रहेंगे ना तो बहुत ज्यादा आपको टाइम इसमें लग जाएगा। तो इसलिए ये मैं क्वेश्चन जो था ये टाइम टेकिंग है और इसमें कोई एक्यूरेसी नहीं है। अगर आपसे एक भी ट्राइंगल मिस हो गया तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्वेश्चन का आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएगा। और ऑप्शन भी आप देखिए यहाँ पर क्या है, 18, 20, 22, 24, तो काफी क्लोज है ऑप्शंस। अगर आपके बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं ना तो उन क्वेश्चंस को भी आप लीव आउट कर दीजिए, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने थोड़ी सी भी गलती की तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। सीरीज डिफिकल्ट लुकिंग क्वेश्चंस, जैसे कई बार ना कुछ सीरीज आती हैं, ठीक है, 9, 4, 7, 16 इस तरह की सीरीज आती हैं, तो कई बार ना एकदम से क्लिक हो जाता है। एक नजर आप उस पर डाल लें, अगर आपको एकदम से क्लिक हो जाता है तो ठीक है, अगर एकदम से क्लिक नहीं होता तो उस पर प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। उसमें क्या है, आपको काफी चीजें परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं अपने दिमाग के अंदर, तब जाकर के आपका वो सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ, एक बार में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है इजी क्वेश्चन है तो जस्ट डू इट। फिर लास्ट में मैं स्मॉल पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन करता था, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, एक पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। अब उस पैराग्राफ को पढ़ने में पहले आपने अपना दिमाग खर्च किया, उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ उसके ऊपर, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि इन पैराग्राफ्स, जो स्मॉल पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन होते थे, इनको मैं लास्ट में रीड करता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट में मैं आपसे यहाँ विदा लेने से पहले बोलना चाहता हूँ कि बी रिलैक्स्ड इन द एग्जाम एंड रेस्ट विल बी ओके। इस एग्जामिनेशन में टाइम का कोई खास कंस्ट्रेंट नहीं है, इसलिए आपको रिलैक्स होकर के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को लगाना है। अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करिए, उन स्ट्रॉन्ग एरियाज पे खूब प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में जब जाइए तो स्कैन करके स्ट्रॉन्ग एरियाज को ढूंढिए, उन क्वेश्चंस को आप पहले करिए, करने के बाद उसको रिव्यू जरूर करिए, उसके आंसर को जरूर चेक करिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप बाद में देखिए, जो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा, उनको आप बाद में देखें। अपना ईगो बीच में मत लाइए कि मैं इंजीनियर हूं या फिर मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो आना चाहिए। इस तरह का आप अप्रोच वहां पर ना रखिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपका आराम से सीसैट निकल जाएगा। आप कोशिश करिए एडिटोरियल पढ़ करके उसको समझने की, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका सीसैट में नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।